देश भर के तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल से एक बात तो साफ हो गई कि इस बार राजस्थान में बीजेपी हैट्रिक नहीं बनाने वाली। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जिनको लेकर बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि इन सीटों पर बीजेपी जीतेगी या इंडिया गठबंधन। ये सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो नागौर की सीट पर है और बाड़मेर की सीट पर। इसके अलावा चूरू की सीट पर भी बड़ा ही सस्पेंस है। तो राजस्थान की जो 25 सीटें हैं, इसमें एक बहुचर्चित सीट नागौर है, दूसरी बाड़मेर है, तीसरी चूरू है। इन्हीं सीटों को लेकर बड़ी चर्चा पूरे राजस्थान में छिड़ी हुई है और तीनों ही सीटें ऐसी है जहां तीनों सीटें जाट राजनीति के लिहाज से बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है। नागौर से शुरू करेंगे और फिर हमारा असेसमेंट एग्जिट पोल या औसत एग्जिट पोल क्या है उसके बारे में भी अंत में जानकारी देंगे। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर शुरुआत नागौर से करते हैं, क्योंकि नागौर का लोकसभा चुनाव इस बार बड़ा ही रोचक हुआ और रिजल्ट का इंतजार न केवल नागौर में है बल्कि पूरे राजस्थान को इंतजार है कि नागौर में राज मिर्दाओं का होगा या बेनीवाल का होगा। और सबसे अहम बात, नागौर में चुनाव वही जीतेगा जिसके साथ धोखा कम हुआ है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर धोखा नहीं हुआ तो पार पड़ जाएगी, लेकिन नागौर में बात अलग है, क्योंकि यहां धोखा दोनों तरफ हुआ है। जिसके साथ कम धोखा हुआ वो चुनाव निकाल लेगा। रोचक बात यह है कि धोखा नहीं हो, इसके लिए ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों ने खूब प्रयास किए, लेकिन धोखा होने से दोनों ही नहीं रोक पाए। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अगर ज्योति मिर्धा चुनाव जीती तो क्या कारण रहेंगे और अगर बेनीवाल जीते तो इसके पीछे क्या कारण है, और दोनों में से जो कोई भी हारेगा उसके पीछे के कारण भी बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जो नागौर की अगले 10 साल की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आते हैं। पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 2014 में यहाँ बीजेपी के सीआर चौधरी जीते और 19 में बीजेपी ने आरएलपी के साथ गठबंधन कर लिया और बेनीवाल सांसद बन गए। लेकिन 2019 से 24 के बीच बहुत सारे समीकरण बदले, बहुत सारे घटनाक्रम हुए और उसका नतीजा यह निकला कि बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ लिया और इधर कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाली ज्योति मिर्धा भी बीजेपी में आ गई। रोचक बात यह है कि जब जब ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है तब तब किसी ना किसी बहाने से हनुमान बेनीवाल मोर्चा खोल ही देते हैं। या तो बेनीवाल खुद मैदान में आ जाते हैं या किसी को समर्थन देकर ज्योति मिर्धा को हरा देते। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो गया। 2014 में कांग्रेस से ज्योति मिर्धा, बीजेपी से सीआर चौधरी मैदान में थे। तब बेनीवाल को लगा कि सीआर चौधरी नए हैं, इनको लोग ठीक से जानते भी नहीं। जब नाम आया कि बीजेपी ने छोटू राम चौधरी को टिकट दिया तब लोगों को पता ही नहीं था कि छोटू राम चौधरी कौन है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच हनुमान बेनीवाल ने अपनी अदावत निकालने के लिए मोर्चा खोला। बेनीवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी। तब बेनीवाल की पीठ पर हाथ रखा था रूपाराम डूडी ने, स्वर्गीय रूपाराम डूडी। तो ज्योति मिर्धा की असली लड़ाई स्वर्गीय रूपाराम डूडी के साथ थी या बेनीवाल के साथ थी, ये तो ठीक से वही बता सकते हैं। लेकिन विवाद तभी से शुरू हो गया जब ज्योति मिर्धा सांसद बन गई थी और उनका कार्यकाल चल रहा था। हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और 1,60,000 वोट लिए। नतीजा ये रहा कि सीआर चौधरी करीब 74,000 वोटों से चुनाव जीत गए। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ गई और नागौर से टिकट भी मिल गया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अंदर खाने कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा की मदद कर दी और फिर ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई। अब नागौर लोकसभा की बात करें तो यह इस बार मुकाबला बड़ा ही टफ है। 2014 में इस सीट पर सीआर चौधरी का कब्जा था। तब भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय बेनीवाल के बीच मुकाबला था, लेकिन इस बार कांग्रेस और आरएलपी एक साथ है। लेकिन फिर भी 2024 में बीजेपी की ज्योति मिर्धा कांटे की टक्कर दे रही है और यह संभव भी है कि हो सकता है कि ज्योति मिर्धा इस बार अपनी हार का क्रम तोड़ दे और हनुमान बेनीवाल को हराकर अपना बदला पूरा कर ले। ये बहुत हद तक संभव है। तो 2024 में क्या होगा
पहले इसी पर बात करते हैं कि ज्योति मिर्धा अगर चुनाव जीती तो किन वजहों से जीत सकती है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो ज्योति मिर्धा के फेवर में है और कौन से ऐसे फैक्टर है जो ज्योति मिर्धा के नेगेटिव है। दोनों तरफ बात करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। 2024 के इस चुनाव में इस बात के बड़े आसार है कि ज्योति मिर्धा ये चुनाव जीत सकती है। इसके पीछे कारण भी कई है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि जाट वोटरों के बीच ये धारणा बनी कि हनुमान बेनीवाल तो खिंवसर के विधायक हैं, ये हारेंगे तो भी विधायक बने रहेंगे, लेकिन अगर ज्योति मिर्धा चुनाव हारी तो उनका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। इसी कारण जाट वोटरों ने ज्योति मिर्धा को वोट दिए हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन यह आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि कितने प्रतिशत वोटरों ने ज्योति मिर्धा को वोट दिए और कितने जाट वोटरों ने बेनीवाल को वोट दिए। वहीं अगर स्थानीय पॉलिटिक्स की बात करें तो गठबंधन के बाद चुनाव प्रचार के बीच बेनीवाल ने मतीरों का 12 शब्द का इस्तेमाल जैसे ही किया तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता आहत हुए। अंदर ही अंदर उन्हें इस बात की पीड़ा रही कि हमने तो गठबंधन किया, फिर भी बेनीवाल हमारे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर ऊपर से बेनीवाल को भीतरघात का भी बड़ा डर सताया है। परबतसर, लाडनू और नावा, ये 3 सीट ऐसी है जहां भीतरघात का बड़ा डर इस बार रहा है। इन 3 जगहों पर गठबंधन का गेम बिगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये खेल कितना बिगड़ा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा है तब तो बेनीवाल को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बड़ा खेल कर दिया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन इससे चुनाव हार जाएगा। लेकिन इसका आकलन करना मुश्किल है कि लाडनू, परबतसर और नावा यहां कितना खेल बिगाड़ा गया और कितना भीतरघात हुआ। वोटरों का मन पड़ना बड़ा मुश्किल है। एक एक वोटर के पास जाकर चीजों को समझ नहीं सकते। मोटा मोटी आई है चीजें कि लाडनू, परबतसर, नावा तीनों जगह बात बिगड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बड़े स्तर पर बिगड़ी है या छोटे स्तर पर, यह कंफ्यूजन है अभी। अच्छा, एक और विधानसभा है कि वहां बड़ा कंफ्यूजन है और उस विधानसभा का नाम सुनकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि यह विधानसभा खिंवसर है, हनुमान बेनीवाल का गढ़। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि वहां भी बहुत सारे कंफ्यूजन है कि हनुमान बेनीवाल विधानसभा में मात्र 2059 वोटों से चुनाव जीते, क्या वैसी स्थिति रहेगी या 2019 वाली स्थिति बेनीवाल बना देंगे कि लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी लीड खिंवसर से मिली थी। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करें तो 2019 और 2024 में उतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। ना तो वैसी लीड है और ना ही वैसी स्थिति, लेकिन फिर भी बेनीवाल के समर्थक आज भी दावा कर रहे हैं कि हम खिंवसर से बढ़त में रहेंगे। लेकिन जो स्वतंत्र आंकलन है या अलग अलग लोगों का असेसमेंट है, वो जैसे ही सुनते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको भी मैं बताता हूं, सुनिए, आप भी चौंकोगे कि क्या ऐसी स्थितियां हैं जिससे यह लग रहा है कि यह मामला तो वैसा ही रहेगा जैसा विधानसभा चुनाव में था। एक कारण बताता हूं। पहला कारण यह कि तेजपाल मिर्धा ने खिंवसर सीट पर विधानसभा चुनाव में 26 से 27,000 वोट लिए। इन वोटों में से बहुत सारे वोट ऐसे होंगे जो हर हालत में कांग्रेस को मिलते, लेकिन बहुत सारे वोटर ऐसे भी हैं जिन्होंने निजी स्तर पर तेजपाल मिर्धा को भी वोट दिए होंगे। तो ऐसे वोटर जिन्होंने तेजपाल मिर्धा के नाम पर वोट दिए, इस बार उन्होंने ज्योति मिर्धा को ही वोट दिए हैं, ना कि बेनीवाल को। तो ये वोटर कितने हो सकते हैं? 10,000, 5,000, 2,000, आप चाहे जितना सोचो, लेकिन ये वोटर हैं जरूर। जो वोटर तेजपाल मिर्धा को वोट किए थे वो वोटर ज्योति मिर्धा की तरफ गए हैं। उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है और ये जितनी भी संख्या है वो नुकसान बेनीवाल को है। एक और दूसरा वोट बैंक है दुर्ग सिंह का वोट बैंक। ये वोटर है 15 से 20,000 के बीच। तो इन वोटरों ने भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया हो, इसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। इस बार भी इस बात के चांस है कि दुर्ग सिंह खिंवसर के जो वोटर है उन्होंने कहीं ना कहीं इस चुनाव में मोदी के नाम पर मूव कर लिया। तो इनकी संख्या 5,000 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन दुर्ग सिंह खिंवसर और तेजपाल मिर्धा के जितने भी निजी वोटर है वो सीधा सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल मात्र 2059 वोटों से ही जीते। तो अब पिछली बार वाला क्रम नहीं रहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ा अंतर था खिंवसर से
और एक ऐतिहासिक लीड थी खींवसर से जब लोकसभा की गिनती हो रही थी, लेकिन वो स्थिति नहीं है। इस बार सीधी बात है कि या तो हनुमान बेनीवाल 5-6 हजार वोट पीछे रहेंगे या इतने ही वोटों से आगे रहेंगे। यानी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बेनीवाल खींवसर में बड़ी लीड लेने में कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एक फैक्टर रिचपाल मिर्धा का भी रहा, उनकी भावनात्मक अपील का जाटों पर असर रहा। इन सारे हालातों से यह लगता है कि इस बार बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा बाजी मार सकती है। हार जीत का अंतर नागौर की सीट पर 50,000 से नीचे रहने की संभावना बहुत है। हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 हजार तक चला जाए। एक अहम बात यह भी है कि पूरे देश के हर गांव शहर में बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो मोदी के नाम पर वोट देते हैं, चाहे वो नागौर हो या फिर यूपी का कोई गांव हो या केरल का कोई शहर हो। हमारे यहाँ नागौर लोकसभा में भी ऐसे वोटर हैं जो मोदी के नाम पर वोट देते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा ज्योति मिर्धा को मिला है और बीजेपी के समर्थक वोटर भी बड़े कट्टर वोटर माने जाते हैं। तो ये रही ज्योति मिर्धा की बात कि अगर ज्योति मिर्धा जीती तो किन कारणों से जीतेगी, ये मोटा मोटी कारण मैंने आपको बता दिए। और अगर हनुमान बेनीवाल जीते तो वो किन कारणों से जीतेंगे, इसके मोटा मोटी कारण आपको इस वीडियो में अब आगे बता रहे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल की जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही रहेगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बहुत मेहनत करी। जाकिर गेसा व चेतन डूडी जैसे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की। गठबंधन कराने से लेकर वोट पड़ने तक, गठबंधन होते ही बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को एक जगह इकट्ठा कर लिया, जिससे भी जनता के बीच एक मैसेज गया कि ये सब लोग तो एकजुट है। क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हनुमान बेनीवाल और महेंद्र चौधरी कभी एक साथ बैठ सकते हैं क्या। दूसरा नाम रामनिवास गौड़िया का था कि वो भी बेनीवाल के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि लच्छाराम बड़ारड़ा को चुनाव बेनीवाल ने विधानसभा का लड़ाया था। लेकिन बेनीवाल ने बेहतर तरीके से मैनेज किया और दोनों को मंच पर रखा और चुनाव प्रचार में भी। अब महेंद्र चौधरी और रामनिवास गौड़िया मन से किसके साथ थे, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि नेताओं का मन पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके अलावा बेनीवाल ने 20 साल तक संघर्ष की बात चुनाव प्रचार के दौरान कही कि वो 20 साल से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अग्निवीर योजना का बार बार जिक्र किया। नागौर किसानों का जिला है, यहाँ का यूथ सेना में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब नागौर में सेना भर्ती की रैली होती है तो हजारों की संख्या में नौजवान उस रैली में जाते थे। तो अग्निवीर नागौर के लिए भी हमेशा बड़ा मुद्दा रहेगा। पहलवान बेटियों के मुद्दे का जिक्र बेनीवाल ने बार बार किया। न केवल जिक्र किया बल्कि बेनीवाल धरने पर भी गए थे। किसानों का जिक्र बेनीवाल ने किया, कहा कि किसानों के मुद्दे पर मैंने एनडीए छोड़ी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बेनीवाल लगातार करते आए हैं। पहलवान बेटियों का मसला ऐसा है जो लोगों को सीधा दिल पर चोट करता है, विशेषकर किसान परिवारों को। और बेनीवाल उन नेताओं में जो सबसे पहले शुरुआत में ही उन पहलवान बेटियों के बीच में गए थे। तो बेनीवाल की ये जो बातें हैं, अग्निवीर, पहलवान बेटी, किसानों का मुद्दा, ये एक ऐसी बातें हैं कि इसे जुटलाया नहीं जा सकता, या कोई ये नहीं कह सकता कि बेनीवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बेनीवाल इन सारी जगहों पर गए थे और इन सारे मुद्दों का जिक्र बेनीवाल बार बार करते रहे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि अगर बेनीवाल जीते तो ये बड़े कारण रहेंगे। साथ ही बेनीवाल को चुनाव लड़ने और वोट लेने की जो ट्रिक है वो नागौर में किसी और नेता के पास नहीं है। ये एक बड़ी अहम बात है कि बेनीवाल की रणनीति ही कुछ ऐसी होती है कि वो वोटों को जोड़ लेते हैं। अच्छा, एक बात नागौर में बड़ी अहम है कि नागौर जिले में बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो पहले से ये मानकर बैठे हैं कि नागौर में हनुमान बेनीवाल को कोई हरा ही नहीं सकता। गली चौराहों पर, गांव की गवाड़ में, शहर में चाय की दुकानों पर ऐसे लोग इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने हजारों बार ये बात कही है कि नागौर में बेनीवाल को कोई हरा ही नहीं सकता। और ये जो बातें जो मार्केट में फैलाई गई माउथ मीडिया द्वारा, इसके कारण जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, जिनको दोनों से मतलब नहीं होता, उन पर इसका असर पड़ता है। फिर वो वोट उसी तरफ देते हैं जिस तरफ जीत दिखती है। और जो माहौल बनाया जाता है वही बात होती है कि माहौल यही तो होता है। और इसमें आरएलपी के कार्यकर्ता हमेशा कामयाब रहे हैं, पिछले 2018 से लेकर अब तक देख लो। लेकिन इस बार एक चीज जरूर हुई कि आरएलपी के कार्यकर्ताओं की इस ट्रिक का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने भी ऐसी बात फैलाई कि इस बार हम जीत रहे हैं।
लेकिन आरएलपी के माउथ मीडिया के प्रचार के आगे बीजेपी की ये बात फीकी पड़ गई। भारी बात बेनीवाल वाली ही रही। अब कौन जीतेगा इसके लिए कुछ ही घंटों का इंतजार है, लेकिन हार जीत का अंतर 40 से 50-60 हजार के बीच रहेगा। अब आपको इस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी सीट पर आगे क्या खेल हो गया है। राजस्थान की 25 सीटों में कांग्रेस कितनी जीत रही है, इंडिया गठबंधन कितनी जीत रहा है और बीजेपी कितनी जीत रही है। लेकिन इससे पहले नागौर लोकसभा की एक फितरत आपको बताते हैं। नागौर लोकसभा सीट की एक ऐसी फितरत रही है कि हर बार यहां से या तो जीतने वाले प्रत्याशी की पार्टी बदल जाती है या फिर वो प्रत्याशी खुद ही बदल जाता है। पूर्व में हुए तमाम चुनाव हार जीत के आंकड़े इसका उदाहरण है। नागौर समेत राज्य के 12 लोकसभा में पहले चरण में वोट पड़े और इसके बाद दूसरे चरण में। लेकिन नागौर का मामला बड़ा मजेदार है। नागौर लोकसभा में जब पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए, उस समय स्वतंत्र उम्मीदवार थे जेडी गोस्वामी, इन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 57 में मथुरादास माथुर, 62 के चुनाव में कांग्रेस के ही SKD सांसद चुने गए। यहां से सोचिए, माथुर, SKD, ये लोग यहां से चुनाव जीते हुए। 1987 के चुनाव में अलग चीज हुई, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और स्वतंत्र पार्टी के NK सोमानी यहां से सांसद बने नागौर से। फिर 1971 से 80 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही और नाथूराम मिर्दा ने यहां से 71, 77 और 80 में लोकसभा जीता। फिर 84 का चुनाव हुआ, नागौर की सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन प्रत्याशी बदल गए। रामनिवास मिर्दा फिर यहां से सांसद बने। इसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर नाथूराम मिर्दा यहां से जीते, यानी पार्टियां बदल गई। लेकिन 1991 में उन्होंने फिर पार्टी बदल ली और 91 और 96 तक वो जीते रहे। यहां पहली बार बीजेपी ने 1997 में खाता खोला और कौन जीता पता है? नाथूराम मिर्दा के बेटे भानु प्रकाश मिर्दा। वो नाथूराम मिर्दा जो कांग्रेस में रहे, जनता दल में रहे, उनके बेटे भानु प्रकाश आ गए बीजेपी में और वो चुनाव जीत गए। लेकिन अगले साल यानी 98 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर राम रघुनाथ चौधरी जीत गए। उन्होंने 99 में भी ये जीत कायम रखी। फिर 2004 में यहां बीजेपी ने टिकट शिफ्ट कर दिया, भंवर सिंह डांगावास को दे दिया। फिर 2009 में फिर मामला बदल गया। 9 में ज्योति मिर्दा आ गई, बाबा की पोती, और उन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन 2014 आते आते फिर से टिकट बदला बीजेपी का, CR चौधरी सांसद बने और 19 में फिर से रणनीति बदली, बीजेपी ने गठबंधन किया और बेनीवाल जीते। लेकिन 24 आते आते गठबंधन बीच में टूट गया, ज्योति मिर्दा कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आ गई और फिर वही चीज हो गई। तो कहने का मतलब यह कि नागौर में खेल बड़ा निराला है। यहां पहले चुनाव से लेकर अब तक या तो पार्टियां बदल गई या नेता बदल गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही मामला, जब दोनों प्रत्याशी मैदान में आए तो हमने देखा है। नागौर में 8 विधानसभा है, 4 पर कांग्रेस है, 1 पर यूनुस खान निर्दलीय है, 2 पर बीजेपी है और 1 पर आरएलपी के बेनीवाल है। और बड़ा मजेदार सिनेरियो है नागौर का। 14 और 19 तो सबको पता है, लेकिन इससे पहले का सिनेरियो भी बड़ा ही दिलचस्प और मजेदार है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बड़ा ही टफ है। दोनों ने एक दूसरे को बड़ा चैलेंज दिया था, लेकिन किसी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते रहे, खेलते रहे। किसी ने सिर मुंडाने की बात करी तो किसी ने कुछ और करी और किसी ने हाजिरियों वाली बात करी, लेकिन कोई कंपटीशन में या उस चैलेंज को स्वीकार करने की स्थिति में आया नहीं। तो कुल मिलाकर नागौर सीट का मामला बड़ा ही दिलचस्प और मजेदार है। अब आपको आगे की बात बताते हैं, क्योंकि आगे की बात भी बड़ी ही रोचक है। अब आपको एग्जिट पोल बताते हैं कि चैनलों के एग्जिट पोल, हमारे एग्जिट पोल या लोकल एग्जिट पोल, गांवों का एग्जिट पोल, शहर का एग्जिट पोल कैसा कैसा है। तो अब आप एग्जिट पोल के बारे में सुन लीजिए। इंडिया टुडे माई एक्सेस के एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 16 से 19 सीटें देने का अनुमान जताया और 5 से 7 सीट कांग्रेस यानी गठबंधन को, और एक अन्य वही है, एक ही अन्य है यानी रविंद्र सिंह भाटी। यह रोचक बात है कि 3-4 ऐसे एग्जिट पोल है जो रविंद्र सिंह भाटी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादा एग्जिट पोल ऐसे हैं जो उम्मेद राम बेनीवाल को जिता रहे हैं।
न्यूज 24 चाणक्य ने जो एग्जिट पोल निकाला है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को 2 से 3 सीटों का घाटा हो सकता है, 22 सीटें बीजेपी की आ सकती है, और शेष जो 2-3 सीटें उसमें 2 कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में। वही बात बाटी वाली। लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सीट आएगी या इंडिया गठबंधन की सीट आएगी 4 से 6 सीट, और बाकी की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी। अब इसमें 1-2 का अंतर हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी एग्जिट पोल निकाले वो कोई भगवान तो है नहीं, भगवान कोई नहीं है। अब सीकर से शुरू करते हैं। सीकर में बीजेपी के प्रत्याशी स्वामी सुभयानंद सरस्वती, कांग्रेस से अमरा राम। यहां पे कांग्रेस यानी कॉमरेड गठबंधन में है, तो ये जीतते हुए दिख रहे हैं। दौसा सीट पर बात करते हैं। यहां बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा, कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा। यहां भी मामला बड़ा कंपटीशन का है। यहां कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा जीतते हुए दिख रहे हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय जीतते हुए दिख रहे हैं, भले ही वहां कंपटीशन है। जोधपुर की बात करें तो यहां गजेंद्र सिंह शेखावत जीतते हुए दिख रहे हैं, और अगर इसके बाद पाली की बात करें तो पाली में भी पीपी चौधरी जीतते हुए दिख रहे हैं। संगीता बेनीवाल ने मेहनत तो बहुत करी लेकिन मामला नहीं जमा। जालोर की बात करें, सबसे हॉट सीट, गहलोत के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां भी लुमाराम चौधरी जीतते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के। राजसमंद लोकसभा में भी ऐसा ही मामला है, बीजेपी की महिमा कुमारी जीती हुई दिख रही है। अजमेर में भी ऐसा ही है, भागीरथ चौधरी बीजेपी के जीतते हुए दिख रहे हैं, जबकि वो विधानसभा का चुनाव बुरी तरीके से हारे थे। भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में बीजेपी के दामोदर अग्रवाल संगठन के आदमी है, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। कांग्रेस से सीपी जोशी चुनाव मैदान में, लेकिन बीजेपी यहां जीत रही है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से उदयलाल आंजना। यहां भी बीजेपी जीती हुई दिख रही है। उदयपुर में भी बीजेपी के मन्ना लाल रावत जीते दिख रहे हैं, कांग्रेस ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी जीती हुई दिख रही है। कोटा में ओम बिड़ला जीतते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस ने बीजेपी से ही तोड़कर प्रहलाद गुंजल को लाई और टिकट दिया, लेकिन बीजेपी वहां जीती हुई दिख रही है। झालावाड़ 12 दुष्यंत सिंह बीजेपी के मैडम के बेटे वसुंधरा राजे के वो जीते हुए दिख रहे हैं। अब गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में प्रियंका बालन बीजेपी से और कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा। यहां मुकाबला बड़ा ही टफ है, इतना महीन मुकाबला है कि 30 से लेकर 50,000 के बीच का यह चुनावी मुकाबला, यहां कुछ भी हो सकता है। तो यहां का आकलन 50-50 का जा रहा है, दोनों ही तरफ है। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल जीत रहे हैं, और अगर चूरू की बात करें तो चूरू में देवेंद्र झाझड़िया राहुल कस्बा के बीच मुकाबला है। यहां कस्बा की जीत दिख रही है, लेकिन बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि यहां हम जीतेंगे, भले ही 20,000 से जीते लेकिन जीतेंगे, ये बीजेपी का दावा है। झुंझुनू की जो सीट है यहां बीजेपी के सुकरण चौधरी चुनाव हार रहे हैं, ब्रजेंद्र ओला जीत रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह बीजेपी के जीत रहे हैं, अनिल चोपड़ा से पार नहीं पड़ रही है। अगर जयपुर शहर की बात करें तो बीजेपी की मंजू शर्मा भारी बहुमत से जीत रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास वहां चुनाव हार रहे हैं। अलवर की सीट की बात करें तो अलवर में भूपेंद्र यादव मजबूत है बीजेपी के, ललित यादव जो कांग्रेस के युवा नेता है उनसे इस बार पार पड़ती हुई नहीं दिख रही, लेकिन उतार चढ़ाव कई जगह है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कुछ भी संभव है। भरतपुर की सीट की बात करें तो बीजेपी के रामस्वरूप कोहली बढ़त में है, कांग्रेस की संजना जाटव यहां उनसे पार नहीं पड़ रही। संजना जाटव सचिन पायलट गुट की है, विधानसभा चुनाव भी मुश्किल से वो 450 वोटों से हारी थी। बड़ी मेहनती एक नौजवान महिला प्रत्याशी है। और करौली धौलपुर की बात करें तो यहाँ बीजेपी की इंदू देवी जाटव और भजनलाल जाटव के बीच मुकाबला, यहाँ भी मुकाबला 60-40 का है, यानी कांग्रेस यहाँ मजबूत है। 60% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस यहाँ जीत सकती है। बाड़मेर लोकसभा की बात करें तो यहाँ कैलाश चौधरी का मामला बिल्कुल डाउन में है, उम्मीदवार मजबूत है, रविंद्र सिंह भाटी 2 नंबर पर दिख रहे हैं। लेकिन सट्टा मार्केट के बाद जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल में ज्यादा ऐसे पोल है जो रविंद्र सिंह भाटी को जिता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं। जो टीवी चैनलों के एग्जिट पोल है वो रविंद्र सिंह भाटी को ज्यादा संख्या में जिता रहे हैं। ये रोचक बात है, और इससे बाड़मेर का मामला फिर से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही फंसा हुआ है। इसलिए उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच जो मुकाबला है उसमें ग्राउंड का जो पोल है वो उम्मीदवार बेनीवाल को जिता रहा है, टीवी चैनलों का जो पोल है वो रविंद्र सिंह भाटी को जिता रहा है। अब बात करते हैं नागौर की। नागौर में बीजेपी की ज्योति मिर्धा और कांग्रेस
और गठबंधन से हनुमान बेनीवाल है। तो जो टीवी चैनलों का एग्जिट पोल है या ग्राउंड का एग्जिट पोल है, उसमें बहुत सारे पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी है जो हनुमान बेनीवाल को जिता रहे हैं। लेकिन हमारा आंकलन यह है कि नागौर में यह मुकाबला 40,000 से लेकर 60,000 के बीच रहेगा। कुल मिला के नागौर का खेल धोखे पर टिका हुआ है। जिसके साथ ज्यादा धोखा हुआ वो बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगा, जिसके साथ कम धोखा हुआ वो चुनाव जीत जाएगा। धोखा दोनों तरफ हुआ है। ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों इससे नहीं बचे, क्योंकि ज्योति मिर्धा को मूल बीजेपी ने कितना साथ दिया ये सब जानते हैं। बीजेपी के वो नेता जिन्हें टिकट नहीं मिली या जो दावेदार थे या जो उस खेमे में थे, उन्होंने कितना साथ दिया उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये बातें खुल चुकी है, कोई छुपी हुई बात नहीं। लेकिन उन नेताओं के कहने से क्या कोई वोट शिफ्ट हुए या किसी वोटर को वो कह पाए क्या कि ज्योति मिर्धा को वोट नहीं देना, या उनके कहने से कोई फर्क पड़ा क्या जनता को? ये महत्वपूर्ण बात है। उधर दूसरी तरफ यही बात बेनीवाल के मामले में लागू होती है कि जो लोग जहां की चर्चा की जा रही है, नावा लाडनू प्रबसर, क्या वहां के नेताओं ने ये कहा है क्या कि बीजेपी को वोट देना, या वो चुप रहे? तो चुप रहे तो उससे क्या फर्क पड़ा? चुप रहे तो फिर जनता तो उसी तरफ जाएगी जिस तरफ माहौल है। तो कुल मिला के दोनों तरफ ही घात हुआ है, धोखा हुआ। लेकिन कितना बड़ा किसके साथ हुआ है उस पर ही चुनाव चला गया नागौर का। जिसके साथ ज्यादा धोखा हुआ वो चुनाव नागौर में हार जाएगा, जिसके साथ कम धोखा हुआ वो 40 से 60,000 के बीच जीत जाएगा। तो ये नागौर सहित पूरा 25 सीटों का हिसाब किताब है। कुल मिला के बीजेपी 18, 19, 20 तक रहेगी। 4 से 5 सीटें तो कांग्रेस और अन्य के खाते में चली गई है, इसमें कोई दो राय इस बार बचा नहीं है। लेकिन बीजेपी और जो टीवी चैनलों के एग्जिट पोल है वो आज भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 22 से 23 सीटें जीतेगी। अब पता नहीं कौन सा पोल सही होगा, सबके अपने अपने आंकलन है। कोई स्वतंत्र आंकलन करने वाले वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ज्यादा भी जीत सकता है। तो इस बार सट्टा मार्केट के बाद एग्जिट पोल ने भी पूरे राजस्थान को कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन घूम फिर कर औसत यही निकलता है कि 18 सीटों के आसपास बीजेपी आ रही है, बाकी पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आकलन जरूर बताएं।